राष्ट्रीय जनता दल खुद अपना उम्मीदवार उतारना चाहता है पटना साहिब में, जिससे यादव वोटरों को और लौकुश समीकरण को जोड़ करके और एक बेहतर विकल्प सामने रखा जा सके, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को मात दी जा सके। हिंदुत्व का जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का है, उसको लेकर के राजीव प्रताप रूढ़ी जीतते आए हैं, लेकिन इस बार उनका टक्कर बड़ा जबरदस्त होने वाला है। हम लगातार ये बात कहते आ रहे थे कि नीतीश कुमार के 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र है, कैसे वो उसको अपना बनाने की कोशिश कर रही है, कैसे उन सीटों पर हराने की बात कर रही है। लेकिन इन सारी चीज़ों और सारे परिस्थितियों को अगर एक जगह रख दिया जाए तो साफ नज़र आ रहा है कि नीतीश कुमार की 16 सीटों की तरफ ध्यान देने में भारतीय जनता पार्टी की अपनी 17 सीटें छूटती जा रही हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। हमने आपको पिछली खबर में वादा किया था कि हम भीतर की बात में वो तथ्य लेकर के आएंगे जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के भारी पड़ने का बहुत सारा कारण है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा ऐसे सीट हैं जो उसके लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं, चाहे वहाँ के विधायक की माफ़ कीजिएगा, जो वहाँ सांसद की बात कर लें, या फिर संसदीय क्षेत्र की बात कर लें, या जातीय समीकरण की बात कर लें। इन सभी जगहों पर अगर कसौटी पे कसा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी भले ही 2019 का चुनाव जीत ली हो, 2014 के चुनाव में उसके उम्मीदवार को जीत मिली हो, लेकिन अब वहाँ जीतना नीतीश कुमार के अगेंस्ट में और नीतीश कुमार लालू प्रसाद के एक साथ होने के साथ साथ इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और वाम दलों का साथ आ जाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के फेफड़ी सूखी हुई है। हमने आपको पहले भी आंकड़ों के हिसाब से बताया था कि आखिर है क्या। तो सबसे पहली बात तो जातीय समीकरण के आधार पर वहाँ भारतीय जनता पार्टी फिट नहीं बैठती है। जातीय समीकरण की बात करें तो MY अभी भी राष्ट्रीय जनता दल से अलग होने के लिए तैयार नहीं है। चाहे जितना भी आप प्रयास कर लें, 1 से 2% यानी 32% में से 2% अगर वोट छंट जाता है तो ये बड़ी कहा जा रहा है कि जीत होगी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का। इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पिछले चुनाव में भी आपने देखा होगा, 2020 में भी क्या हुआ था, तब नीतीश कुमार साथ में थे। 2015 का चुनाव आपके सामने है, लेकिन 2024 के चुनाव में बहुत सारी चीज़ें बदली हुई होंगी। इस बदलाव में सबसे पहला जो भारतीय जनता पार्टी का दम्भ है वो कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया है। ऐसी स्थिति में कितना फ्रूटफुल होंगे जो बाकी के दलों को जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के लिए एनडीए बनाई है। बिहार एनडीए में जो दल शामिल हुए हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास क्षमता नहीं है, टक्कर देने की कुव्वत नहीं है, उनके पास वोट बैंक नहीं है, ये सब कुछ उनके पास है। लेकिन तब भी आंकड़ों के हिसाब से भले ही ये मजबूत दिखाई दे रहे हों, लेकिन वास्तविकता ये है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद का गठबंधन जो कांग्रेस वाम दलों के साथ है वो ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। अब इस चीज़ को देखने के बाद आप एक चीज़ तो कह सकते हैं साफ तरीके से कि जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं वो साफ इशारा कर रही हैं कि बिहार में जो 17 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, उन 17 सीटों पर 2024 में चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत कुछ करना या बहुत कुछ गंवाना पड़ सकता है। इन 17 सीटों पर हम लगातार ये बात कहते आ रहे थे कि नीतीश कुमार के 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र है, कैसे वो उसको अपना बनाने की कोशिश कर रही है, कैसे उन सीटों पर हराने की बात कर रही है। लेकिन इन सारी चीज़ों और सारे परिस्थितियों को अगर एक जगह रख दिया जाए तो साफ नज़र आ रहा है कि नीतीश कुमार की 16 सीटों की तरफ ध्यान देने में भारतीय जनता पार्टी की अपनी 17 सीटें छूटती जा रही हैं। अब इस पूरी कहानी में हम कुछ सीटों का जिक्र आपको करेंगे जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, या तो जातीय समीकरण के आधार पर हो, या एंटी इनकम्बेंसी हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी वहां पूरे जोश के साथ चुनाव लड़ेगी लेकिन समीकरण वहां ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ एक लोकसभा में कम से कम 6 विधानसभा होते हैं। इन 6 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी की कमजोर पकड़ ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इन सारी चीज़ों को अगर घुमा फिरा के देखते हैं तो आपको सबसे पहले शुरुआत करना पड़ेगा औरंगाबाद से।
ये शाहाबाद और मगध का क्षेत्र जो है औरंगाबाद, यहाँ जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नया सोच लाने की ज़रूरत महसूस हो रही है, क्योंकि अब यादव, मुस्लिम और नीतीश कुमार के वोटर जो 16% हैं, वो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन से बाहर हैं। तो यानी 32 और 16 आप जोड़ लिए तो ये 48% होते हैं। 48% में अगर 40-42% भी वोट लाने में सफल हो जाती है एनडीए, तो माफ़ कीजिएगा, इंडिया गठबंधन, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इस औरंगाबाद सीट पर मुश्किल होगी। यहाँ दो ही परिस्थितियाँ हैं। एक परिस्थिति तो यहाँ का उम्मीदवार बदल करके एंटी इनकम्बेंसी को समाप्त किया जाए और एक नए जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ नए उम्मीदवार के साथ, नई स्ट्रेटजी के साथ उतरे। और ये नए स्ट्रेटजी में कई नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें राजेंद्र सिंह का नाम ले लीजिए, और भी कई हैं, कई उम्मीदवार हैं। कई लोगों का तो राजपूत समाज से अलग भी भारतीय जनता पार्टी सोचना शुरू कर चुकी है। आपने देखा होगा कि लगातार सम्राट चौधरी का वहाँ दौरा हो रहा था। सम्राट चौधरी वहाँ बहुत तरह की बातें, सासाराम में भी आपने देखा होगा कि लगातार दौरा हो रहा था। ये दोनों क्षेत्र जो हैं एक दूसरे से सटे हुए हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी यहाँ कुछ अलग सोच सकती है। संभावित लग रहा है, जो चर्चाएं चल रही हैं कि इस बार वहाँ उम्मीदवार अगर राजपूत होता है तो राजेंद्र सिंह सबसे ज़्यादा, जो कहा जाता है कि कॉम्पिटेंट उम्मीदवार होंगे और वो राजनीतिक पकड़ उनकी बहुत मजबूत है। भले ही चाहे जो भी पीछे हुआ हो, लेकिन उन्होंने एक पूरा राज्य जिता करके दिया है और संगठन के व्यक्ति हैं। उनका एक बहुत बड़ा नाता रहा है संगठन से। ऐसी स्थिति में राजेंद्र सिंह को वहाँ से कहा जा रहा है, चर्चाएं शुरू हो गई हैं भीतर खाने में कि उम्मीदवार बनाया जा सकता है। बात करें पाटलिपुत्रा की, तो पाटलिपुत्रा में भी समीकरण बहुत अच्छे हैं। यहाँ सीधी लड़ाई लालू परिवार वर्सेस बीजेपी होता है और बीजेपी में भी रामकृपाल यादव 2 चुनाव से लगातार मीसा भारती को हराते आ रहे हैं। हार जीत का आंकड़ा भले ही कम रहा हो, लेकिन जीत रामकृपाल यादव की हुई है। इस बार समीकरण बदले हैं और इस बदले हुए समीकरण में भारतीय जनता पार्टी को भी उम्मीदवार बदलने की जरूरत है, उम्र के लिहाज से भी और अन्य चीज़ों को अगर रखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि रामकृपाल यादव को यहाँ से फॉर ए चेंज बदला जा सकता है। इसमें कई लोगों का नाम आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि यादव उम्मीदवार नहीं, इस बार तो यहाँ से सीधे सवर्ण उम्मीदवार उतारने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से गैर यादव एकजुट हो रहे हैं और उसे जो एकजुट करने में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, तो उसका फायदा मिल सकता है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का अपने कोर वोटर हैं, जो सवर्ण वोटर हैं, वो जो गैर यादव ओबीसी हैं, वो एससी एसटी को अपने साथ रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा गेम प्लान रचा है, जिसमें चिराग पासवान से लेकर के जीतन राम मांझी हैं। तो वहीं लौकुश समीकरण को भी साधने की कोशिश किया है। तो यहाँ से ऋतुराज सिन्हा का नाम बताया जा रहा है। हालांकि चर्चा चल रही थी कि ऋतुराज सिन्हा पटना साहिब से लड़ेंगे, लेकिन पटना साहिब में भारतीय जनता पार्टी के पास एक मजबूत उम्मीदवार है रविशंकर प्रसाद के नाम से। रविशंकर प्रसाद बहुत ही मजबूत उम्मीदवार हैं और उनका समीकरण भी यहाँ फिट बैठता है। इसलिए उनके साथ छेड़छाड़ करने का मतलब होगा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये सीट काफ़ी मुश्किलों भरा हो जाएगा, क्योंकि इस बार राष्ट्रीय जनता दल खुद अपना उम्मीदवार उतारना चाहता है पटना साहिब में, जिससे यादव वोटरों को और लौकुश समीकरण को जोड़ करके और एक बेहतर विकल्प सामने रखा जा सके, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को मात दी जा सके। लेकिन यहाँ रविशंकर प्रसाद का जो गठजोड़ है सवर्ण का और उनके खास कायस्थ वोटरों का, वो बड़ा ही इम्पैक्टफुल है और ऐसी स्थिति में रविशंकर प्रसाद के साथ छेड़छाड़ उचित नहीं होगा। यहाँ 2 बातें हैं। एक बात तो ये पाटलिपुत्रा जो एकदम बिल्कुल सटा हुआ क्षेत्र है, जहाँ से ऋतुराज सिन्हा को चुनावी मैदान में युवा हैं उतारने की कोशिश की जा रही है। अगर एक बार भारतीय जनता पार्टी की ऋतुराज सिन्हा को उतार देती है तो युवा है, इसलिए कई बार कंटिन्यू करने की भी मंशा है। इसके साथ साथ अगर बात करें आप आरा की, तो आरा में एंटी इनकम्बेंसी है। हमने आपको पहले ही बताया था कि 3-4 उम्मीदवार वहाँ बहुत मजबूती के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं। इस तैयारी में मीना सिंह का भी नाम आता है। मीना सिंह के पुत्र हैं विशाल, उनका भी नाम आ रहा है। मीना सिंह का ये पहले भी सीट रह चुका है।
लेकिन वर्तमान परिस्थिति में आरके सिंह को आखिर हटाने की जरूरत क्यों पड़ेगी? तो इसका 2-3 कारण है। पहला तो उनका यहाँ से बाहरी होना, इसको लेकर के पिछले 10 साल से लगातार चर्चा चल रही है। दूसरा है कि उनका लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं होना, आम लोगों के पहुंच से बहुत दूर हैं। कुछ गिने चुने लोग हैं जिनके साथ उनका इंटरेक्शन होता है। अगर वो कह दिया कि फलाने गांव में ये काम होना है तो उसी के आधार पर यहाँ बैठे बैठे उस पर बात होने लगती है, लेकिन जहाँ वास्तविक स्थिति है वहाँ नहीं पहुँच पाना। हालांकि आरके सिन्हा का काम करने का तरीका कहीं से भी काटने लायक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आरके सिन्हा अब आरा के लोगों को आंख में चुभने लगे हैं, क्योंकि बाहरी हैं और आम लोगों के पहुंच से काफ़ी दूर हैं। ऐसी स्थिति में एक ऐसे उम्मीदवार की तलाश चल रही है जिसमें मीना सिंह का जदयू से बीजेपी में जाना, इसको भी लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मजबूती से कोई तैयारी कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी को उस तरफ सोचना भी चाहिए, तो वो हैं कन्हैया सिंह। विजन क्लासेस वाले डॉक्टर कन्हैया सिंह का नाम बड़ी तेजी से चल रहा है और ये ऊपर ऊपर नहीं बल्कि अंदर अंदर उनके नाम की चर्चा खूब चल रही है। उनका कई कार्यक्रम काफ़ी हिट रहा है। आम लोगों से सीधा जुड़ाव, शिक्षा के माध्यम से लोगों तक अलग जगाना और हर घर में उनकी चर्चा होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि एक और उपयुक्त उम्मीदवार के रूप में कन्हैया सिंह भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें बक्सर की, तो बक्सर में भी चर्चाएं जबरदस्त हैं। इस बार अगर उम्र के ढलान पर अश्विनी चौबे, जो पिछले 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं, मंत्री भी हैं, समीकरण भी वहां उनके पक्ष में आया, यही कारण है कि उनकी जीत भी हुई। लेकिन अब उनको आगे कंटिन्यू करना भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलों भरा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भले ही अपने कैडर वोटरों के द्वारा जीत हासिल कर ले, जितवा दे, वो एक अलग मैटर है, लेकिन अश्विनी चौबे को लेकर के वहां एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को यदि वहां अपना सीट बरकरार रखना है तो उसके लिए उन्हें उम्मीदवार बहुत मजबूत देना पड़ेगा। और अगर ब्राह्मण उम्मीदवार भी देते हैं तो कई उम्मीदवारों का नाम सामने अगर आपको नजर आ रहा होगा। एक तो पवन सिंह का भी नाम आ रहा था, आरा से कहा जा रहा था, लेकिन बक्सर से भी उनको लड़ाया जाने की बात की जा रही थी। यहाँ राजपूत वोटरों का अच्छा खासा प्रतिनिधित्व है। मनोज तिवारी का आपने नाम सुना होगा, लेकिन सबसे छुपा रुस्तम उम्मीदवार जो हैं वो मिथिलेश तिवारी हैं। मिथिलेश तिवारी इस नई टीम जो बनी है, राज्य टीम, उस टीम के वो महासचिव के पद पर हैं और उन्होंने खास करके अगर ब्राह्मणों की बात की जाए तो उस क्षेत्र में अच्छा काम किया है, विधायक भी रहे हैं और संगठन के व्यक्ति हैं। उनका भी नाम बड़ी तेजी से चल रहा है कि बक्सर में उनको भी भारतीय जनता पार्टी इस बार मौका दे सकती है। और चूंकि वहाँ के लोगों से उनका जुड़ाव ज़्यादा है, शुद्ध भोजपुरी बोलते हैं, जो कि अश्विनी चौबे के साथ नहीं लागू होता है। अश्विनी चौबे भोजपुरी बोलते नहीं हैं, चूँकि क्षेत्र के हैं नहीं। और इस बात को लेकर के वहाँ के लोगों में बदलाव को लेकर के, खास करके भारतीय जनता पार्टी की यूथ विंग है, उनके तरफ से बदलाव को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। और ये ज़मीनी हकीकत है कि बक्सर में भी एक परिवर्तन चाहिए। बात शिवहर की करें तो शिवहर को लेकर के भी, चूँकि वहाँ की उम्मीदवार रमा देवी काफ़ी उम्र हो गया है उनका, इसलिए उनको बदलने की बात चल रही है। और यहाँ एंटी इनकम्बेंसी जैसी कुछ बात नहीं है, लेकिन इस सीट को बरकरार रखने के लिए अब रमा देवी को वहाँ से रिप्लेस करना पड़ेगा। उनके लिए और कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि अच्छी नेता हैं और समाज में काम करती हैं। मोतिहारी की बात करें तो मोतिहारी भी इस बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए कांटे का काम करेगा। यहाँ भी ज़बरदस्त तैयारी चल रही है और यहाँ राधा मोहन सिंह को, चूँकि उम्र उनकी हो गई है और उसको लेकर के लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं कि उन्हें यहाँ से रिप्लेस किया जा सकता है। एक और सीट है सारण। सारण की सीट पर भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से राजीव प्रताप रूढ़ी को आपने देखा होगा हाल फिलहाल में रिएक्ट कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ तक कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में भी अपना जो नाम है आगे कर लिया। उनको कई काम दिए गए थे। 2014 में जब जीत करके भारतीय जनता पार्टी आई थी तो सबसे मजबूत काम और युवाओं को कनेक्ट करने का काम किसी को मिला था तो वो थे राजीव प्रताप रूढ़ी। उन्हें मौका दिया गया था कि वो स्किल इंडिया के तहत युवाओं को ट्रेंड करें,
युवाओं को रोजगार की तरफ आकृष्ट करें, लेकिन वो अपने इस अभियान में पूरी तरह से असफल रहे। अब जो 2024 के चुनाव की तैयारी हो रही है, तो वहाँ जो समीकरण बैठाने की बात चल रही है, वहाँ लड़ाई MY से होगी। हमने आपको खबरों में बताया था और आपने पंचनामा में भी देखा होगा कि किस तरह से संपादक नमन मिश्रा जी ने आपको स्पष्ट करके बताया था कि वहाँ जातीय समीकरण जो गढ़ा गया है, उस जातीय समीकरण में MY का बोलबाला ज़्यादा है, लेकिन सवर्ण वोटरों के आधार पर और हिंदुत्व का जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का है, उसको लेकर के राजीव प्रताप रूढ़ी जीतते आए हैं। लेकिन इस बार उनका टक्कर बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। यदि भारतीय जनता पार्टी नहीं चेती तो वहाँ बड़ी मुश्किल होगी। वहाँ खास करके अगर देखा जाए तो वहाँ OBC और EBC का गठजोड़ बहुत ज़बरदस्त है। गैर यादव OBC यहाँ बड़े फैक्टर बनने जा रहे हैं, तो वहीं सवर्ण भी यहाँ बड़े फैक्टर बनेंगे। ऐसी स्थिति में नोनिया समाज का भी एक बड़ा अपना कहा जा रहा है कि वोट बैंक है। 3 से 4 लाख वोट यहाँ उनका आता है और वो निर्णायक भूमिका में है। अगर इस जाति से कोई उम्मीदवार उतारा जाए जो कि भारतीय जनता पार्टी में पहले से ही मौजूद हैं, संतोष महतो, उनका नाम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। नाम चल रहा है राजश्री का भी, जो तेजस्वी यादव की पत्नी हैं। इसके अलावा और भी कई नाम आ रहे हैं। सिग्रीवाल का भी नाम आ रहा है कि उनको यहाँ शिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावा सच्चिदानंद राय का नाम आ रहा है कि वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा भी था कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। ये सारी बातें घुमा फिरा करके इस तरफ आती है कि भारतीय जनता पार्टी को सारण में भी अपने लिए और इस सीट को बरकरार रखने के लिए एक नई प्लानिंग करनी पड़ेगी, जिसमें जातीय समीकरण के आधार पर ऐसा लगता है कि EBC या OBC को अगर मौका मिलता है तो यहाँ जो राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार से लड़ाई होगी, उसमें वो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इस पूरी कहानी में जो 17 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की, उन 17 सीटों में अधिकांश सीटें हैं उस पर सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की जोड़ी तैयार है। ऐसी स्थिति में नीतीश के इस हिडन एजेंडे में जो लगातार वो अपनी 16 सीटों को छोड़िए ना, भारतीय जनता पार्टी के 17 सीटों के लिए एक प्लानिंग बना करके, एक प्लानिंग रूप में कैसे वहाँ भारतीय जनता पार्टी को मात दिया जाए, क्योंकि बार बार नीतीश कुमार और उनकी टीम का कहना है, राष्ट्रीय जनता दल का कहना है और इंडिया गठबंधन का कहना है कि बिहार की 40 सीटें हरा करके वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार का ये जो सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हो गया है और महाराष्ट्र की बैठक के बाद और तेजी से जो शुरू होगा, उसको लेकर के कहीं ना कहीं मोदी की बौखलाहट जरूर है। क्योंकि आपको हमने पहले ही बताया था कि चुनाव के 1 साल पहले मोदी अपने हाथ में कमान ले लेते हैं और वो आपको देखने को भी मिल रहा होगा। ऐसी स्थिति में बिहार एक बड़े चेंज के दौर से गुजर रहा है, खास करके अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की बात करें तो। इसमें उनके सहयोगी दल भी हैं, उनको भी जो उचित होगा वो प्रतिनिधित्व तो मिलेगा ही, लेकिन जहां विन विन कंडीशन होगा वहां भारतीय जनता पार्टी विशेष रूप से उनको स्थान देगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस विश्लेषण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।